हेलो फ्रेंड्स, ISPCS स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। विजन एस मैगजीन में आपको मैं इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ा रहा हूँ और मैं कल आपको जो है 3 आर्टिकल कंप्लीट कर दिया था, भारत मालदीव, भारत दक्षिण कोरिया और भारत कनाडा संबंधों के बारे में। आज अपने दूसरे आर्टिकल्स की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल UNHRC, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। ये आर्टिकल कवर करेंगे। इसके साथ साथ जो है हम आपको अच्छा से एक आर्टिकल कवर कराएंगे दक्षिण चीन सागर के जो विवाद हैं उसके बारे में बताएंगे अच्छे तरीके से, क्या चुनौतियां हैं, क्या करना चाहिए, और नागोर्नो कराबाख क्षेत्र के बारे में बताएंगे कि पिछले 2 सालों से ये जो है न्यूज़ में रहा है। 3 आर्टिकल को हम लोग कवर करेंगे। इस 3 आर्टिकल के बाद आज जो है आपका इंटरनेशनल रिलेशंस का सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग कल से जो है इकोनॉमिक्स वाले सेक्शन पे तरफ बढ़ जाएंगे। तो शुरू करते हैं। न्यूज़ में क्यों रहा है यूएनएचआरसी न्यूज़ में क्यों रहा, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद। तो हाल ही में यूएन महासभा ने क्या हुआ, एचआरसी यानी कि ह्यूमन राइट काउंसिल के लिए 15 नए सदस्य देशों का चुनाव किया। साथ ही जो है एचआरसी में फिर से शामिल होने के रूप में रूस के प्रस्ताव को क्या किया, अस्वीकार कर दिया। रूस को नहीं चुना गया, ठीक है, अस्वीकार कर दिया गया। तो यूएनएचआरसी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये है क्या। तो पहले आप इसको जान लीजिए कि इसका यूएनएचआरसी के बारे में इसका तथ्य है कि इसका मुख्यालय जिनेवा में है। ध्यान आपको देना है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जेनेवा में है, ठीक है, जेनेवा में, ठीक है। इसके साथ क्या है, यूएनएचआरसी को यूएन के एक अंतर सरकारी निकाय के रूप में, इंटर गवर्नमेंटल बॉडी के रूप में इसको स्थापित किया गया था। इसका लक्ष्य क्या है, विश्व में मानवाधिकारों का प्रचार करना है और उसका संरक्षण करना है। इसकी उत्पत्ति 2006 में इसका गठन हुआ। इसे यूएनजीए यानी कि यूएन जनरल असेंबली ने ह्यूमन राइट कमीशन के आधार पर यूएन के एक जो है सहायक अंग के रूप में इसको गठित किया था, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ कि जो इस यूएनएचआरसी ने अपने जो संगठन है और तंत्र है उसको स्थापित करने के लिए 2007 में एक इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग पैकेज को अपनाया था, मतलब एक इंस्टीट्यूशन के रूप में इसको बनाया गया था, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि अब आकर के अन्य तथ्य क्या है। अब इसके बाद जो है अन्य तथ्य सुर्खियों में यो रहे हैं कि यह जो है जो निर्वाचित 15 नए सदस्य रहे हैं उनका कार्यकाल कितना होगा, 2024 से लेकर 2026 तक होगा। इन देशों का चयन क्या हुआ, अलग अलग क्षेत्रों के गुप्त द्वारा किए गए गुप्त मतदान के आधार पर किया गया है। कम से कम क्या है कि जो एक मानवाधिकार परिषद के लिए उसमें निर्वाचित होने वाले देश को कम से कम 97 वोट की आवश्यकता होती है। ये 97 वोट पाना जरूरी होता है, इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। थोड़ा सा फैक्ट को याद रखिएगा, इसको ध्यान दीजिएगा। रूस ने इस निर्वाचन प्रक्रिया में क्या है कि अल्बानिया और बुल्गारिया के साथ प्रतिस्पर्धा में था। ये 2 सीटें क्या है, पूर्वी यूरोपीय क्षेत्रीय समूह का प्रतिनिधित्व करती हैं। जो यूक्रेन का आक्रमण हुआ था ना, तो इसको रूस को यूएनएचआरसी से बाहर कर दिया गया था और वर्तमान में फिर इसके प्रस्ताव को शामिल करने को जो है अस्वीकार कर दिया गया है। अन्य क्षेत्रीय समूहों के तहत निर्वाचित होने वाले देशों में चीन, जापान, कुवैत, बुरुंडी, फ्रांस, क्यूबा और ब्राजील जो है इसमें शामिल हैं, ठीक है। तो अब हम आते हैं अपने ह्यूमन राइट काउंसिल पे, अपने जो फ्लो चार्ट है उसको देखते हैं। इसमें क्या है कि यूएनजीए द्वारा 47 सदस्यों को 3 वर्षों के लिए चुनते हैं, ठीक है। इसमें 47 सदस्य होते हैं। यूएनजीए द्वारा इसको चुना जाता है ह्यूमन राइट काउंसिल के लिए 3 वर्षों के लिए। 13 देश अफ्रीका महाद्वीप से, 13 देश एशिया प्रशांत रीजन से, 6 देश पूर्वी यूरोप से, 8 देश लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई क्षेत्र से और 7 देश पश्चिमी यूरोप और अन्य देशों से। ये रीजन बटे हुए हैं। इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग पैकेज 2007 में जब अपनाया था, रिजोल्यूशन में 2007 में यूएनजीए ने, इसमें क्या था, इसमें यह था कि सार्वभौमिक आवधिक समीक्षा होगी। मतलब क्या है कि जो यूपीआर वर्किंग ग्रुप है 47 देशों में बना है, ठीक। अब ये क्या करेगा, ये जो है जो मानवाधिकार है उसका जो है हमेशा समीक्षा करेगा, ठीक है। ये इसके लिए बनाया गया था। विशेष प्रक्रिया कहते हैं 3 साल के कार्यकाल के लिए स्वतंत्र मानवाधिकार विशेषज्ञ नियुक्त किए जाएंगे। सलाहकार समिति में क्या होगा, 3 साल के कार्यकाल के लिए जो निर्धारित विशेषज्ञ उसको थिंक टैंक बनाया जाएगा और शिकायत प्रक्रिया बनाई गई थी कि जो शिकायतें आएंगी मानवाधिकार के उल्लंघन का उसको जांच किया जाएगा, ठीक है। तो संरचना को हम लोग देख लेते हैं कि इस ब्यूरो में क्या है। इसको ब्यूरो में एक अध्यक्ष होते हैं, 4 उपाध्यक्ष होते हैं, 5 क्षेत्रीय समूहों में से प्रत्येक का एक जो है प्रतिनिधित्व करते हैं। परिषद के प्रक्रियात्मक और संगठनात्मक नेतृत्व के लिए जिम्मेदार होते हैं। वर्किंग ग्रुप में क्या होता है कि जो मानवाधिकार संबंधी मुद्दों का अध्ययन करने वाले कई कार्य समूह होते हैं जो इनके विशेष प्रतिवेदन परियोजनाओं का क्या करते हैं, रख रखाव करते हैं, ठीक है। सचिवालय या जो मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय है, ठीक है, ऑफिस ऑफ जो इसका मानवाधिकार का है, इसके कर्मचारी क्या करते हैं, सचिवालय के अंग के रूप में कार्य करते हैं जो तकनीकी मूलभूत और प्रशासनिक सहायता देते हैं। इसका गठन 1993 में यूएनजीए द्वारा किया गया था। पर्यवेक्षक होते हैं, गैर सदस्य देश होते हैं, अंतर सरकारी और गैर सरकारी संगठन क्या होते हैं, पर्यवेक्षक बनाए जाते हैं, ठीक है। शक्तियाँ किसके पास क्या क्या हैं, यह अंतर्राष्ट्रीय जांच आयोग और तथ्यों की खोज करने वाली मिशनों की स्थापना कर सकता है।
मानवाधिकार को उल्लंघन करने वाले को बेनकाब कर रख सकता है, न्याय के कटघरे में लाने और पीड़ितों को न्याय दिलाने में मदद कर सकता है, किसी ये मामले की सही तरीके से जांच की जा सकती है, उस पर समुचित प्रतिक्रिया नहीं दी जा सकती अगर कोई निर्णय हो गया है तो, और इसके निर्णय जो हैं ये कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होते हैं। ये प्रीलिम्स के लिए आपको बस 2 चीज़ ध्यान देनी है कि इसका जो हेडक्वार्टर है, ठीक है, इसका सदस्य संगठन जो है, और इसके बाद क्या है, इसके निर्णय बाध्यकारी नहीं होते हैं, ठीक है, बाध्यकारी नहीं होते हैं, ये चीज़ को आपको ध्यान देना है। अब आता है कि इसकी कार्य भूमिका देश में क्या कर सकती है, तो ये जो है इसके भूमिका के देश में मानवाधिकार की स्थिति को सार्वजनिक जांच के जरिए सरकारों को जवाबदेह ठहराना है, विशेष सत्र को आयोजित करना है, जैसे कि जो गंभीर मानवाधिकार के उल्लंघन और समाधान खोजने के लिए होंगे, स्वतंत्र विशेषज्ञों द्वारा तथ्य जुटाया जाएगा और देश का दौरा किया जाएगा, तकनीकी सहायता प्रदान और क्षमता निर्माण किया जाएगा अन्य जो मानवाधिकार संगठन है उसकी। तो इसकी जो है आलोचनाएं भी बहुत सारी होती रही हैं। अब सदस्यता संबंधी मानदंड में क्या है कि कई सीटें ऐसे देशों के पास है जिन पर मानवाधिकार के गंभीर आरोप है, जैसे सऊदी अरब हो गया, चीन हो गया, सीरिया हो गया, इनके पास सीटें हैं। ये देश क्या करते हैं, अपने स्वयं और दूसरे देशों के बीच जांच होने के लिए रोकने की मदद करते हैं। और ऐसा बहुत कम हुआ है कि जो मानवाधिकार का उल्लंघन किया गया है उद्देश्य उसको सदस्यता से निलंबित किया गया है, सिवाय रूस के अलावा। कुछ विशेष मुद्दों पर अधिक फोकस और राजनीतिकरण होता है, ठीक, और कुछ खास मुद्दों को अधिक अहमियत मिलती है और कार्यप्रणाली जो होती है राजनीति द्वारा कहीं प्रेरित होती है। पहुंच संबंधी जो है बाधाएं हैं, पर्याप्त मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है। ग्लोबल साउथ में जो नागरिक समाजों से जुड़े कार्यकर्ता, मानवाधिकार कार्यकर्ता अपने क्षेत्र की समस्याओं को जो है इनसे जोड़ नहीं पाते हैं और इनको बता भी नहीं पाते हैं। नागरिक समाज की भागीदारी के खिलाफ जो है यहाँ पे दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है, प्रतिरोध करता पड़ता है, ये पड़ सकता नहीं पड़ता है। इसके अलावा UN NGO कमेटी पर आरोप भी लगते रहे कि विश्व के कई नागरिक संगठनों को मान्यता देने हेतु उचित प्रक्रिया का पालन नहीं करती, इससे संगठनों की विश्वसनीयता का भी असर पड़ता है। कार्यान्वयन संबंधी कमियां आती हैं, गैर बाध्यकारी अनुशंसाएं हैं। अब क्या होता है कि जैसे कि परिषद की अनुशंसाएं गैर बाध्यकारी हुए ही, तो इसके साथ क्या है कि जो खराब मानवाधिकार वाले देश है यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू की सिफारिशों को खारिज कर देते हैं। गुप्त मतदान करने की जो प्रकृति है ये कहीं ना कहीं इसको जो जवाबदेही है, जो पारदर्शिता, उसको कहीं ना कहीं प्रभावित भी करती है। तो आगे की राह में देखते हैं, आगे की राह में देखना है कि विश्वसनीयता बढ़ाना बहुत जरूरी है उम्मीदवार देशों और परिषद के सदस्यों के पूरे कार्यकाल के दौरान, ठीक। इसके साथ पहुंच बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या है कि जो नागरिक संगठन होंगे, जो देश के आम नागरिक हैं, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटीग्रेट कर पाएँ, अपने कम्युनिकेट कर पाएँ, तो क्या होगा कि जो उत्पीड़न है, जो मानवाधिकार का उल्लंघन, उसमें काफ़ी कमी आएगी। नागरिक समाज की मान्यताओं को जो है वो बहुत उसका बदलाव लाना, मतलब नागरिक समाज की मान्यताओं को जो है उसके साथ कोरिलेट करना बहुत ज़रूरी है। योग्य पेशेवरों और विशेषज्ञों को उसमें भर्ती करनी चाहिए, कार्यप्रणाली में प्रभावशीलता को बढ़ाना चाहिए, सक्रिय दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए, ठीक, सकारात्मक दृष्टिकोण हो। अन्य जो क्षेत्रीय संगठन है, मानवाधिकार निकाय है और अन्य क्षेत्रीय मानवाधिकार जो है उसके बीच में तालमेल हो, पारदर्शिता को बढ़ाया जाए, हितधारकों की जो विस्तृत श्रृंखला के लिए जो भी आउटकम्स हैं उसको बेहतर ढंग से स्थानीय और क्षेत्रीय स्तर पर और अन्य लोगों के बीच में उसका प्रचार प्रसार किया जाए। यहाँ पे एक पॉइंट और जोड़ लीजिए, जागरूकता का प्रसार करना चाहिए, जागरूकता बढ़ाई जाए, ठीक। फंड की कमी जो हो रही है उसको दूर किया जाए, फंड की कमी से जो है अन्य ग्लोबल साउथ के देश जूझ रहे हैं, तो सब चीज़ें हैं, आप बना के इसको लिख सकते हैं मेंस के लिए, ठीक है। अब आता है दक्षिण चीन सागर, इंपॉर्टेंट है ये भी इंपॉर्टेंट है, वो भी था, ये भी था, ये तो और इंपॉर्टेंट है चूंकि ये चीन से जुड़ा हुआ है और साउथ चाइना सी बहुत विवादों में रहा है। तो सुर्खियों में क्यों रहा? फिलीपींस जो है ना, फिलीपींस दक्षिण चीन सागर के एक विवादित क्षेत्र में चीन द्वारा फ्लोटिंग बैरियर को हटा दिया। फ्लोटिंग बैरियर क्या था ना कि जो मछली पकड़ने वाली जो है ना, ये फ्लोटिंग बैरियर्स के लगाए गए थे कि जो मछली पकड़ने वाली जो फिलीपींस की नौकाएं हैं उसको विवादित जो क्षेत्र है उसको रोकने से, प्रवेश करने से रोकने के लिए लगाया गया था, ठीक है। तो इसके पहले जो चीन ने स्कारबोरो सोल में एक मतलब एक जगह, इसमें लैगून के पास फ्लोटिंग बैरियर स्थापित किए थे और चीन दावा कर रहा था कि ये उसका क्षेत्र है और फिलीपींस दावा कर रहा था कि ये उसका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, ठीक है, एक EEZ का एक हिस्सा है, ठीक। ये विवाद जो है इसकी चल रही थी। तो इसकी पृष्ठभूमि क्या है? पृष्ठभूमि यह है कि जो दक्षिण चीन सागर है ना, वो चीन की मुख्य भूमि से दक्षिण में है। चीन, चाइना आप देख रहे होंगे, चाइना है, यहाँ से इसके दक्षिण में जो ये भूमि है, ये सब चाइना का, देखिए यहाँ से सब ये जो भूमि है ये सब जो है, ये मैं आपको कलर चेंज कर दूँ क्योंकि कलर जो है मैच कर रहा है इससे ना। तो देखिए ये चाइना है और ये वाला जो क्षेत्र है ये सब, ये यही विवाद है, यहीं पे मुख्यतः विवाद यहीं पे है। क्यों है? क्योंकि देखिए फिलीपींस भी है, ठीक। अब जो स्कारबोरो सोल जो था ना, यहीं पे जो है चीन ने अपना बैरियर लगाए थे। मलेशिया है, वियतनाम है, ताइवान है, ये सब तमाम ये सब देशों से क्या है, इंडोनेशिया है, यह विवाद चलता रहता है,
ठीक है। अब ये विवाद क्यों चलता रहता है उसको हम लोग आगे समझने की कोशिश करेंगे कि जो चीन है वो क्या है, दक्षिण चीन सागर के लगभग 90% भाग को क्या करता है, अपने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का हिस्सा बनाता है। चीन इतना दुष्ट है, इतना मतलब 90% हिस्सा अपना बताता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का। अब ये क्या है, इसमें इसमें पारासेल द्वीप हो गया, पारासेल द्वीप, ठीक है, स्पेटली द्वीप हो गया, ठीक, प्रतास द्वीप हो गया और स्कारबोरो सोल हो गया। ये देख लीजिए ये सब, ठीक है, छोटे छोटे द्वीप समूह हैं, इसमें शामिल है। यह जो चीन का दावा है वो 9 डैश लाइन पर आधारित है। 9 डैश लाइन क्या है उसके बारे में जानते हैं कि यह 1947 में पहली बार मानचित्र पर दर्शाया गया था। 9 डैश लाइन आपको जानना बहुत जरूरी है। एक यू आकार की रेखा है, देखिए एक ऐसे ऐसे है, यू आकार की रेखा है ऐसे, ठीक है, ऐसे, और वो 9 डैश लाइन के माध्यम से पूरे भारत को घेरता है, वो पूरा मतलब बनाता है वो उसको। ये 9 डैश लाइन के माध्यम से वो कहीं ना कहीं जो है समुद्री अतिक्रमण करने का प्रयास जो है ये करता रहता है। तो ये 1940 के दशक में क्या है, चीन के द्वारा मानचित्र पे इसको दर्शाया गया था 1940 में। यह रेखा क्या करती है, दक्षिण चीन सागर के क्षेत्र पर चीन के जो तथाकथित दावा है उसका प्रतिनिधित्व करती है। और साथ साथ अगर हम जानते हैं तो इसके अनुसार क्या करती है, दक्षिण चीन सागर का लगभग 90% हिस्सा जो है इसके अंतर्गत आता रहता है। 1952 तक जो है 9 डैश लाइन को 11 डैश लाइन के रूप में जानते थे। अब इसके बाद है कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा टोकिंग की खाड़ी को 11 डैश लाइन से बाहर करने के बाद इसे 9 डैश लाइन के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो 9 डैश लाइन के माध्यम से जो है इसलिए बताता है, इसीलिए जो यहाँ पे विवाद है। इस दौरान क्या कहता है, चीन दक्षिण चीन सागर के अन्य तटवर्ती देश भी होते हैं, वो भी अपने इतिहास के आधार पर EEZ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और समुद्र में मौजूद द्वीप समूहों पर अपना अधिकार सुनिश्चित करने के लिए दावा पेश करते हैं, ठीक। अब एक बात है कि चीन क्या किया है कि जब इस सागर में, दक्षिण चीन सागर में क्यों इतना परेशान है, आप देखिएगा नीचे कि इतना ज़्यादा व्यापार के लिए इम्पोर्टेंट है ये। भारत का लगभग 70 से 75 की शायद 90% का व्यापार यहीं से होता है। और सबसे बड़ी बात है कि ये विश्व के लिए, समुदाय के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ये एकदम गर्म क्षेत्र है, यहाँ पे ये साल भर गर्म रहने वाला क्षेत्र है। और यहाँ पे मछलियाँ जो हैं, मछली के लिए बहुत उपयुक्त जगह है ये, मछली जो पकड़ने के लिए। साथ साथ समुद्री खनिज संसाधन भी है। साथ साथ क्या है कि ये एक जो है सामरिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण इलाका है। इस पर कंट्रोल करने से जो है कहीं ना कहीं हम विश्व के जो तमाम रिसोर्सेस हैं, व्यापार हैं, उस पर हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए जो है चीन इतना विवादित जो क्षेत्रों को, ये विवाद जानबूझकर ये उत्पन्न करता रहता है। और जो भी देश हैं उनकी संप्रभुता का भी कहीं ना कहीं ये उल्लंघन करता रहता है, सॉवरेनिटी का उल्लंघन करता रहता है, ठीक है। तो दक्षिण चीन ने इस सागर पर अपना प्रभुत्व कायम करने के लिए जो कृत्रिम द्वीप, आर्टिफिशियल जो द्वीप है उसको भी बनाना, निर्माण करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब इस द्वीप पे क्या कर रहा है, बंदरगाह, सैन्य केंद्र और हवाई पट्टी का निर्माण कर रहा है। इससे क्या होगा कि ये कहीं ना कहीं अब जो अन्य देश हैं वो आशंकित हैं, वो कहीं ना कहीं उनकी जो संप्रभुता है, उनकी सुरक्षा है, उनकी जो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन है, इस शब्द को ध्यान दीजिए, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, यानी कि जो नौवहन की स्वतंत्रता है, इसको भी कहीं ना कहीं ये चीन जो है वो बाधित कर रहा है। अब फिलीपींस ने किया क्या कि जब ये फिलीपींस जो है, आप देख रहे होंगे फिलीपींस बगल में ही है, तो फिलीपींस ने क्या किया कि जो है इस मामले को अस्थाई मध्यस्थता न्यायालय यानी हेग में जो है, ठीक है, वहाँ पे उसको ले गया। तो न्यायालय ने क्या किया, 2016 में जो UN क्लॉज संधि है, संयुक्त राष्ट्र जो संयुक्त समुद्री कानून संधि है 1982 वाली में जो आई थी, इसको हमने पढ़ाया मैगजीन वाले क्लास में ही, शायद जुलाई अगस्त में पढ़ाया है। इसके प्रावधानों के तहत फिलीपींस के पक्ष में निर्णय दे दिया था। फिर चीन ने इस मामले को इस निर्णय को माना ही नहीं। अब जबरदस्ती ही तो है ये। अब इससे बात क्या है कि दक्षिण चीन सागर का महत्व क्यों है, तो क्या आप देखिए कि समुद्री व्यापार, देखिए वैश्विक व्यापार का 60% हिस्सा यहीं से होता है। सबसे व्यस्त मार्ग है ये, 60% पूरे विश्व का व्यापार, मैंने आधा से भी अधिक यहीं से। अब क्या है कि 2016 में देखिए, इससे करीब 2016 में, आज से करीब 6-7 साल पहले 3.37 ट्रिलियन डॉलर का व्यापार हुआ था। अब भारतीय जो जहाज हैं दक्षिण चीन सागर को सुरक्षित पार करके ही प्रशांत महासागर के तटीय द्वीपों में पहुंचते हैं। और भारत का लगभग 55% व्यापार, 55% व्यापार, आधा से अधिक व्यापार इसी सागर से होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्राकृतिक भंडार देखिए तो कच्चा तेल है ही, मैं बता रहा था आपको, प्राकृतिक गैस, कोरल लाइम, उच्च सिलिकेट युक्त रेत, ठीक है, उच्च गुणवत्ता वाले रत्न और प्राकृतिक मोती का भंडार है यहाँ पर, ठीक है। ONGC विदेश लिमिटेड वियतनाम की पेट्रो वियतनाम की कंपनी के साथ मिलकर इस क्षेत्र में तेल के भंडार की खोज भी कर रही है। तो भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में मदद कर सकता है। और मछली, ये देखिए बताया ना आपको, मछली पकड़ने का सबसे प्रमुख स्थान है, क्योंकि ये पूरे साल गर्म बना रहता है। और ये क्या है, विश्व के प्रमुख क्षेत्रों में है जहाँ की व्यावसायिक रूप से मछली पकड़ी जाती हैं।
असंख्य निर्जन द्वीप है इस देश, इस क्षेत्र में कई सारे निर्जन द्वीप में है जहाँ पे जो है उपयोग बंदरगाहों सैन्य ठिकानों अनुसंधान संबंधी कार्य के लिए किया जा सकता है। चीन इसी के लिए जो है परेशान है कि हमको जल्दी से जल्दी मिल जाए। साथ साथ क्या है कि अब नौवहन और नौ संचालन की स्वतंत्रता, अब चीन क्या है कि चीन के इस दावों को स्वीकार करने से क्या होगा कि नौवहन की स्वतंत्रता प्रभावित होगी। अब ये दुनिया के लिए जो है अन्य हिस्सों में ऐसे दावों के लिए गलत मिसाल भी पेश कर देगी। एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए भारत जो है इस क्षेत्र में जिन देशों के साथ चीन का विवाद और मतभेद है उसमें से अधिकतर जो है आसियान समूह के सदस्य हैं, और आसियान समूह के इन देशों के साथ भारत की जो है मजबूत आर्थिक और रणनीतिक संबंध हैं। एक्ट ईस्ट पॉलिसी इन्हीं देशों के लिए लाई गई थी, ठीक है। तो इसलिए जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्षेत्र, आपको जानना बेहद जरूरी है, ठीक है। तो अभी दक्षिण चीन सागर में क्या क्या चुनौतियां हैं उसको हम लोग देखते हैं, क्योंकि चुनौतियां भी तो लिखने को आएंगी, तो चुनौतियों को जानना बेहद जरूरी होता है कि दक्षिण चीन सागर में कौन कौन सी चुनौतियां जो हैं वो हमारे सामने हैं। तो निर्जन द्वीपों के जो सैन्यकरण है, यानी जो भी द्वीप खाली है, जो सुनसान निर्जन द्वीप है, अभी तक उस पर कुछ नहीं हुआ, उस पर भी सैनिक अड्डा बना देना, कृत्रिम द्वीपों के निर्माण के जरिए भारत चीन की आक्रामकता में वृद्धि हो रही है। चीन आक्रामक हो रहा है, विस्तारवादी समुद्री रणनीति उसकी कहीं ना कहीं हावी हो रही है, ठीक है। अत्यधिक मछली पकड़ना, इसे क्या होगा, समग्र रूप से नियंत्रित करने के लिए कोई मजबूत कदम नहीं है। वहां पे समुद्री संसाधनों का दोहन हो रहा है। सबसे अधिक संसाधन अगर कहीं पाए जाते हैं वो समुद्र में पाए जाते हैं, और उससे क्या है कि कहीं कहीं एक बॉटम ट्रेंच ऐसे कुछ करके, ट्रॉलिंग करके ऐसे कुछ था, बताया था आपको मैंने श्रीलंका में ये वाला था, जैसे कि जो अब मछली पकड़ते हैं वो नीचे क्या करते हैं, जाल लगा देते हैं। वो जो करीब करीब 100 मीटर 200 मीटर नीचे तक की जालें होती हैं, और वो मोटर के माध्यम से बोट जो होती है वो आगे बढ़ती है। तो नीचे से जितना समुद्री संसाधन, जितने भी जीव है, पेड़ है, पौधे हैं, कुछ भी है, ठीक है, और मछलियां, सब जो है वो उखाड़ पखाड़ करके आगे ले जा करके वो जमा कर देती है। इससे क्या होता है, पूरा पारिस्थितिकी तंत्र जो समुद्र का है, बॉटम ट्रेंच ट्रॉलिंग ऐसे करके उसका कुछ नाम है, तो अभी याद नहीं आ रहा, तो वही है इसका नाम, बॉटम ट्रेंच ट्रॉलिंग ऐसे कुछ करके है। तो वो क्या करता है, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को कहीं ना कहीं बेहद गंदे तरीके से प्रभावित करता है। तो उसको आपको ध्यान देना है कि सब चीज़ें से, इसके लिए कोई कानून नहीं बना है, कोई नियम आधारित व्यवस्था नहीं है, और चीन के द्वारा कृत्रिम द्वीपों के निर्माण के लिए समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचा है। इस क्षेत्र पर प्रभुत्व को दर्शाने के लिए तटीय देशों द्वारा सैन्य अभ्यास करना, ये कहीं ना कहीं ये भी समस्या पैदा कर रहा है। ग्लोबल कॉमन्स क्या है, अब चीन के दावों को मानने से नेविगेशन, समुद्री परिवहन और व्यापार की स्वतंत्रता संबंधी जो वैश्विक ग्लोबल कॉमन्स हैं वो क्या होंगे, वो प्रभावित होंगे। तो इसलिए इसको ये ध्यान देना है कि इसके लिए समाधान निकालना बहुत जरूरी हो जाता है। इस क्षेत्र के लिए हमें करना क्या चाहिए कि इस क्षेत्र के लिए कोड ऑफ कंडक्ट को तैयार करना चाहिए। 2018 से जो भी रुकी हुई कोड ऑफ कंडक्ट वार्ता उसको फिर से शुरू करके एक आचरण संहिता तैयार करनी चाहिए। संधारणी मत्स्यन यानी कि अनियंत्रित रूप से मछली पकड़ने वाली गतिविधियों पर रोक लगाने की आवश्यकता है, और संधारणी तरीकों से इसको अपनाना चाहिए। ट्रांस बाउंड्री मैरीटाइम पीस एमएमपी की स्थापना करनी चाहिए। इजराइल और जॉर्डन के बीच में जो भी स्थापित लाल सागर एमपीपी है, इस तरह के क्षेत्र में भी एक एमपीपी की स्थापना करनी चाहिए। इससे क्या है कि दोनों देशों के बीच, एमपीपी को देशों के बीच में सहयोग और शांति को बढ़ावा देने और पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए स्थापित किया जाता है। ट्रांस बाउंड्री मैरीटाइम पीस पार्क, ठीक है। नए कृत्रिम जो द्वीप है उसके निर्माण को रोकना चाहिए। इसको अगर हम मतलब ऐसे तरीके से माने तो जो नए जो आर्टिफिशियल द्वीप बन रहे हैं उस पर रोक लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या होगा कि इससे समुद्री जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसे गंभीर नुकसान पहुंचता है। कहीं ना कहीं हम असंतुलन को पैदा करते हैं। अभी जो है अगर आर्टिफिशियल आइलैंड को बनता है तो जो समुद्री मार्ग की स्वतंत्रता है, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन है, जो इस क्षेत्र से गुजरने वाले जो सभी नागरिक और व्यापारिक जहाजें हैं उसको बाधा रहित आवागमन की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना चाहिए। इसके लिए मजबूत ठोस कदम उठा करके हमें कहीं ना कहीं एक नियम आधारित व्यवस्था को अपनाना जरूरी है, तभी इस क्षेत्र में जो है स्थायी शांति और समृद्धि जो है वो आ सकेगी। समृद्धि आई है, उसको जो है अस्थायी शांति स्थापित करना बहुत जरूरी है। समृद्धि तो वैसे भी क्षेत्र समृद्ध है, ठीक है। अब आते हैं नागोर्नो काराबाख रीजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या है कि हाल ही में अजरबैजान ने क्या है, नागोर्नो काराबाख में एक आतंकवाद रोधी सैन्य अभियान शुरू कर इस क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण हासिल करने का दावा किया है, ठीक है। इसके पहले क्या हुआ, दिसंबर 2022 में अजरबैजान ने लाचिन कॉरिडोर में, इसको देख लीजिए आप लोग, ध्यान दीजिएगा कि लाचिन कॉरिडोर को ध्यान देना है कि अजरबैजान ने 2022 में लाचिन कॉरिडोर को बंद कर दिया था। इससे क्या है कि नागोर्नो काराबाख में खाद्य पदार्थ, ईंधन और पीने पानी सहित जो है भारी आवश्यक वस्तुओं की कमी हो गई थी। ये क्या है, ये लाचिन कॉरिडोर क्या है, 5 किलोमीटर लंबा जो एक गलियारा है। ये क्या करता है, यह नागोर्नो काराबाख कॉन्क्लेव को आर्मेनिया से जोड़ता है। ये आर्मेनिया आप देख रहे होंगे, ठीक है।
अब इसके बाद ये आपको अजरबैजान देख रहे होंगे, ये नागार्नो काराबाख रीजन है जो विवादित है, यहाँ पे खूब युद्ध हुए हैं, पिछले बार में युद्ध हुए थे, ठीक है। ये एरिया सेल्फ डिक्लेयर्ड है नागार्नो काराबाख रिपब्लिक, ठीक है। ये जो है गलियारा लाचिन कॉरिडोर जो है इसको जोड़ता है आर्मेनिया से, ठीक है। तो नागार्नो काराबाख क्या है इसके बारे में जानते हैं। ये एक पर्वतीय क्षेत्र है जो क्या है, आर्मेनिया और अजरबैजान दोनों इस पर दावा करते थे, आप देख रहे होंगे दोनों इस पर दावा करते हैं, बगल बगल के देश है, ठीक। इस क्षेत्र की आबादी 1.2 लाख आबादी है, मुख्यतः क्या है, आर्मेनियाई मुल्क के है। यहाँ पे जो आबादी है वो आर्मेनियाई मुल्क के हैं। ये इन लोगों का जो आर्मेनिया के साथ घनिष्ठ सांस्कृतिक, सामाजिक और ऐतिहासिक संबंध है। तो संघर्ष की जो पृष्ठभूमि अब कहाँ से शुरू होती है, तो इस क्षेत्र में देखा जाए तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यह है कि मध्ययुगीन काल में क्षेत्रीय शक्तियों के बीच में जो है प्रभुत्व को लेकर संघर्ष रहा, ठीक। इसमें साम्राज्यवादी रूस था, ऑटोमन साम्राज्य जो आधुनिक तुर्की है, और फारस के साम्राज्य जो ईरान है। नीचे ईरान भी देख रहे होंगे, ऊपर तुर्की देख रहे होंगे, ऊपर इधर देखिए आप इसको मैप में देखिए, ये रहा रसिया का यहाँ पे देख रहे होंगे, ये जो अब जॉर्जिया वगैरह था सब एक ही था। फिर इधर आप देख रहे होंगे तो ऑटोमन साम्राज्य तुर्की देख रहे होंगे, और इधर ईरान का फारस साम्राज्य देख रहे होंगे। इसी क्षेत्र में बीच में ये युद्ध का क्षेत्र बन चुका था, ठीक है। तो यही विवाद का जो है जड़ रहा है इसमें। अब सोवियत काल का संघ का युग, जब जो 1921 में जारशाही शासन था उसमें रूस सोवियत संघ के रूप में परिवर्तित हुआ। उस समय क्या है, नागार्नो काराबाख अजरबैजान सोवियत संघ एसएसआर जो है, यानी कि सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक एसएसआर का जो है ये हिस्सा था। 1923 में यूएसएसआर ने अजरबैजान सोशलिस्ट रिपब्लिक के भीतर नागार्नो काराबाख ऑटोनॉमस ओब्लास्ट प्रांत की स्थापना की, मतलब एक स्वतंत्र प्रांत की स्थापना कर दी, ठीक है। 1991 में जब विघटन हुआ तो इसके बाद से आर्मेनिया और जो अजरबैजान ने स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा हासिल कर लिया, और नागार्नो काराबाख ने भी आधिकारिक रूप से स्वतंत्रता की घोषणा कर दी, ठीक। अब इसमें युद्ध हुआ। युद्ध क्या हुआ, प्रथम युद्ध। अब देखिए नागार्नो काराबाख के दौर पे इस पे तनाव का पहला दौर कब हुआ, 1988 में शुरू हुआ। जबकि इसकी क्षेत्रीय विधायिका जो थी वहाँ की नागार्नो काराबाख की, उसने प्रस्ताव पारित करके भौगोलिक रूप से अजरबैजान के भीतर होने के बावजूद आर्मेनिया में शामिल होने के इरादे से अपनी घोषणा कर दी, ठीक है। तो 1994 में रूस की मध्यस्थता से इस क्षेत्र में युद्ध विराम लागू हुआ, ठीक है। 1994 इसको बोलते हैं बिस्केक प्रोटोकॉल। ध्यान देना आपको, बिस्केक प्रोटोकॉल जो है ये रूस के जो है मध्यस्थता से आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में नागार्नो काराबाख को लेकर के एक युद्ध विराम लागू हुआ था। इस प्रोटोकॉल का तहत क्या हुआ कि स्टेपा नाकार्ट में क्या हुआ, स्वघोषित सरकार की घोषणा के बाद नागार्नो काराबाख को वास्तव में स्वतंत्रता प्रदान की गई, ठीक है। अब द्वितीय युद्ध का हुआ 2020 में शुरुआत, 3 साल से करीब न्यूज में। इसमें क्या है कि अजरबैजान ने नागार्नो काराबाख के आसपास के क्षेत्रों पर नियंत्रण करना स्थापित कर लिया था। फिर इसके बाद में रूस के मध्यस्थता में एक समझौता हुआ, हालांकि अजरबैजान द्वारा अधिक रियायत की मांग करने के कारण क्या है, कोई शांति समझौता नहीं हो पाया, ठीक है। इस क्षेत्र में शांति जो बनाए रखने के लिए बहुत सारी अन्य पहले भी की गई हैं। तो भारत का स्टैंड क्या रहा है उसको पहले हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। भारत का स्टैंड, ठीक है। तो भारत का स्टैंड ये रहा कि 2020 में संघर्ष जब शुरू हुआ तब से जो है भारत क्या है कि भारत का मत है कि संघर्ष का जो है अस्थायी समाधान वो केवल राजनयिक वार्ता के माध्यम से शांतिपूर्ण ढंग से निकाला जा सकता है, राजनयिक वार्ता, डिप्लोमेटिक तरीके से, ठीक है। तो इस क्षेत्र में भारत के हित क्या है, कनेक्टिविटी देख रहे हैं तो INST की जो प्रमुख भागीदार देश में कौन है, आर्मेनिया है। जो अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा भारत का जो है ये महत्वपूर्ण, ये महत्वाकांक्षी चीज़ें हैं, परियोजनाएं हैं। इसमें क्या कि जो आर्मेनिया है वो प्रमुख भागीदार है, और भू राजनीतिक हित भी है। 2017 में तुर्की, अजरबैजान और पाकिस्तान ने सुरक्षा सहयोग स्थापित किया था। तो ये इस तरह से क्या है कि जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट के तौर पे भी आर्मेनिया के साथ हमारे इंटरेस्ट जुड़ रहे हैं। और व्यापार का देखें तो भारत का आर्मेनिया के साथ व्यापार जो है लगभग 134 मिलियन अमेरिकी डॉलर है, जबकि अजरबैजान के साथ सिर्फ $1 बिलियन है, ठीक है। $1 बिलियन है अमेरिकी डॉलर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इससे क्या है कि ये मिलियन है बिलियन है, ध्यान दीजिएगा, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, मुझे लगा बहुत कम है, तो लेकिन कम नहीं है, काफ़ी ज़्यादा है। तो ये जो व्यापार है आप देख रहे हैं 134 मिलियन अमेरिकी डॉलर और $1.8 बिलियन, ये कहीं ना कहीं इन दोनों क्षेत्रों के लिए भारत की जो हित है उसको संतुलन प्रदान करने की ओर उसके अग्रसर करते हैं भारत के हित को, ठीक है। राजनीति, इसीलिए भारत जो है बार बार डिप्लोमेटिक जो वार्ता इसके माध्यम से जो है समाधान निकालने की कोशिश करता है। इसके लिए कई सारी पहले भी की गई हैं, जिसमें कौन सी है, मिन्स्क समूह, OSCE क्या है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कॉर्पोरेशन इन यूरोप,
ठीक है। इसने क्या किया, 1990 के दशक में इसकी शुरुआत में मिन्स्क समूह का गठन किया। इसे रूस, यूएसए और फ्रांस की सदस्यता में इसको स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था, नागोर्नो काराबाख के लिए एक शांतिपूर्ण समाधान खोजना। मिन्स्क द्वारा समूह द्वारा प्रस्तुत जो मैड्रिड सिद्धांत, उसके तहत यह सुझाव दिया गया कि अजरबैजान को काराबाख के 7 जिलों पर नियंत्रण दिया जाए और इस क्षेत्र को स्वशासन प्रदान किया जाए। हालांकि 2011 में मैड्रिड सिद्धांत में संशोधन के बाद भी इसे स्वीकार नहीं किया गया। विवाद देखिए, निष्कर्ष क्या लिख सकते हैं विवादों के में, कि विवादों के समाधान के लिए राजनयिक वार्ता एक प्रभावी तरीका हो सकता है। मिन्स्क समूह भारत बांग्लादेश एक्सचेंज कॉन्क्लेव 2015 से सीख ले सकता है, जिसे भारत बांग्लादेश एनक्लेव एक्सचेंज हुआ था। इस तरह से मिन्स्क समूह सीख लेकर विवाद को हल करे, क्षेत्र में अस्थायी रूप से शांति स्थापित करने के लिए कुछ ठोस कदम उठाए जाने जरूरी हैं जो वैश्विक शांति के पहल में मदद करेंगे। ठीक है, तो ये हम जो है अपने IR के सेक्शन को कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें लगभग सब चीज़ें आपने पढ़ ही लिया है। अगर आपको मैं ये क्लास, मेरा मेन मोटिव ये है कि इसमें मैं कुछ अलग नहीं बता सकता है, क्योंकि जो है आप देखिए इसमें कुछ अलग बताने के लिए है नहीं, क्योंकि विजन IAS ने इतना पर्याप्त मात्रा में कंटेंट यहाँ भर दिया है कि मैं इसमें वैल्यू एडिशन कुछ नहीं करा सकता। कराने के जहाँ होता है, मैं देखिए कल जो था मैपिंग मैंने वहाँ करा दी थी, जो कुछ बन सकता है मैं वहाँ करा देता हूँ। पर क्या है कि इसमें ऑलरेडी जो है कई लोग ये पूछ रहे थे कि विजन IAS मैगजीन में आप सीधे कंटेंट पे ही तो सीमित रहते हैं। हम के हाँ ठीक है, बिल्कुल कंटेंट पे ही सीमित रहते हैं। इसलिए रहते हैं क्योंकि क्या है कि यहाँ पे अगर हम यहाँ पे वैल्यू एडिशन कराते रह जाए तो पूरा मैगजीन कभी खत्म हो ही नहीं सकता 1 महीने में। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें ऑलरेडी इतना कंटेंट है जो सबको वैल्यू एडिशन ही लगेगा, क्योंकि आप कभी ये सब जो चीज़ें दी हैं आप कहाँ पाएंगे, कोई किताब में नहीं पाएंगे। किसी भी किताब में ये सब चीज़ें अपडेटेड नहीं रहती हैं। तो इसमें ऑलरेडी जो है वैल्यू एडिशन ऐड रहता है। मेरा जो ये क्लास बनाने का एकमात्र मकसद ये है कि मैगजीन आप खुद से पढ़िए, बोर हो जाएंगे, पढ़ नहीं पाएंगे। ठीक है, अब जो लोग पढ़ भी लेते हैं बाद में रिवीजन करने में प्रॉब्लम होती है। करना क्या है आपको, सीधे सीधे आप में क्लास को देख लिया करिए, एक बार आप अपने से रीडिंग कर लिया करिए। ठीक है, अब क्या करना है, आपको नोट्स बनाना नहीं है। मात्र 1 महीने में 20 या 21 क्लास होती है। और कितने मिनट की क्लास होती है, आधे घंटे की क्लास होती है, मात्र 30 मिनट की। यानी कितना हो गया, आपको सिर्फ जो है 10 घंटे की क्लास है 1 महीने की। ठीक है, 10 घंटे की क्लास होती है। अब उस 10 घंटे को अगर आप 1.5x पे यूट्यूब पे लगा कर चलाएंगे, मतलब स्पीड पे 1.5x की स्पीड पे चलाएंगे, तो आप जो है कहीं ना कहीं उसको 5 घंटे में आप कंप्लीट कर सकते हैं। मान लीजिए 6 घंटे में आप कंप्लीट कर सकते हैं रिवीजन। आप 1 महीने के करंट अफेयर को 6 घंटे में कंप्लीट कर सकते हैं। तो जब आप प्रीलिम्स आएगा, जब एग्जाम्स आएंगे, उस वक्त आपको जो है PT 365 नहीं पढ़ने रहेंगे। आपको जो है PT 365 के पीछे जो लोग भागते हैं वो आपको नहीं पढ़ना है। करना क्या है, आपको सीधे सीधे वीडियो लगाइए, ईयरफोन लगाइए और सुनते रहिए। क्योंकि मैंने इसमें लाइन बाय लाइन मैंने पढ़ाया, इसमें एक चीज़ छोड़ा नहीं है, कुछ इसमें वैल्यू एडिशन ही कराया है। इसमें एक चीज़ मैं नहीं छोड़ता हूँ। क्यों नहीं छोड़ता हूँ, अब लोग पूछते हैं कि सवाल सभी इंपॉर्टेंट है क्या, मैं कहा हाँ सभी इंपॉर्टेंट है, पढ़ दो सभी। क्योंकि क्या है कि बाद में आप भूल जाओगे। वीडियो पड़ी रहेगी, प्लेलिस्ट बना के मैंने रख दिया है। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अब अक्टूबर का मैगजीन, ये लगभग प्लेलिस्ट बन चुकी है। आप जाइए यूट्यूब चैनल पे, प्लेलिस्ट खोलिए, ईयरफोन लगाइए और पूरा रिवीजन कर जाइए करंट अफेयर का। PT 365 आपको नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ इसी से PT 365 जो है निकल कर आएगा। आप सीधे क्या करेंगे, आप एक बार ईयरफोन लगाइए 2 महीना पहले से और सब रिवीजन कर डालिए। क्या होगा, आपका मेंस और प्लस प्री प्लस मेंस दोनों तैयार हो जाएगा। आपको मेंस के लिए 365, मेंस 365 भी नहीं पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि यहीं से चीज़ें निकल जा रही हैं। सब कुछ यहीं से आप देखिएगा, PT 365 आएगा, सब कुछ इसी में से जो मेन चीज़ें प्रीलिम्स वाली होती है, जो मैं बताऊँ ये प्रीलिम्स के लिए है, वही चीज़ उठा करके उसको एक मैगजीन में कंपाइल कर देते हैं। फिर आपको वो नहीं पढ़ना होता है। आप मैगजीन पढ़ते ना महीने का, तो आपको PT 365 और मेंस 365 नहीं पढ़ना है। सिर्फ इसी को आपको वीडियोस को लगाइएगा, ईयरफोन यूट्यूब पे चलाइएगा, ईयरफोन लगाइएगा, पूरा देख जाइए। ठीक है, सब करंट अफेयर आपका रिवीजन हो जाएगा। मुश्किल से आपके 10 दिन में सारे करंट अफेयर रिवाइज हो जाएंगे हर महीने के। ठीक है, तो वीडियोस कैसे लगती हैं आपको और ये आपका फीडबैक क्या है, अब जरूर आप दीजिएगा, कमेंट जरूर किया करिए। थोड़ा सा मुझे भी ये पता चलता है कि नहीं मैं कुछ इंटरेक्ट कर रहा हूँ, मैं कुछ अच्छा देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सारा क्रेडिट विजन IAS को है, क्योंकि इसने बेहतरीन मैगजीन बनाई है। तो आपको एक काम और करना है कि देख लीजिए, मैगजीन का मैंने IR का सारा सेक्शन कंप्लीट करा दिया है। अब आपको क्या करना है कि अब अपने नॉलेज को टेस्ट करने के लिए एक काम ये कर सकते हैं कि इसको स्कैन करिए आप, इसको स्कैन करिए आप। ठीक है, आप मैगजीन आपने डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर लीजिएगा विजन IAS के प्लेटफॉर्म से और इसको स्कैन कर लीजिए। यहाँ से आप क्विज दीजिए, यहाँ पे कम से कम 20-25 क्विज होंगी विजन IAS का।
किस पे? ये IR वाले सेक्शन की ही क्विज होगी, जो IR वाले सेक्शन में आपको कंप्लीट कराया हूँ उसी पे ये क्विज होगी। इस क्विज को दीजिएगा, देखिएगा आपको कितना लाभ हुआ। अगर लाभ हो रहा है आपको तो सीधी सीधी आप समझ लिए अच्छी दिशा में है। ठीक है, आपको करंट अफेयर के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सब यहीं से हो जाएगा। ठीक है, तो यूपीएससी और यूपीपीसी दोनों के लिए ये भी क्विज इंपॉर्टेंट है और ये सेक्शन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, कोई अलग नहीं है, क्योंकि अब यूपीएससी और यूपीपीसी दोनों का पैटर्न कहीं ना कहीं प्री में सवाल पूछने का मैच कर रहा है। ठीक है, धन्यवाद।